अरे गुड्डी कहां गई? अभी तो यहीं थी। रामू की मां ने आंगन में खड़े खड़े आवाज लगाई। सूरज ढलने को था और गांव में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। पिछले हफ्ते ही तो कमला की बेटी गायब हुई थी, फिर 2 दिन पहले सरोज की बेटी भी घर से लापता हो गई, और आज रामू की सबसे छोटी बेटी गुड्डी भी नहीं दिख रही थी। रामू की मां की आवाज में डर साफ झलक रहा था। पूरा गांव परेशान था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। थानेदार साहब जो शहर से आए थे, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे। कोई सुराग नहीं मिल रहा, न कोई झगड़ा, न कोई दुश्मनी। उन्होंने कल पंचायत में कहा था। गांव के मुखिया ने सबको समझाया कि अपनी बेटियों का ध्यान रखें, उन्हें अकेला न छोड़ें। अंधेरा घिर रहा था और गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। जो बच्चे पहले शाम को खेला करते थे, वो अब घर के अंदर दुबके हुए थे। घरों के दरवाजे वक्त से पहले बंद हो जाते थे। हर मां की आंखों में डर था, हर बाप के माथे पर चिंता की लकीरें। कैसी मुसीबत आ पड़ी है भगवान! रामू की मां ने अपनी छाती पीटी। मेरी गुड्डी कहां गई होगी? उसी शाम दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, जो गांव की खामोशी को और भी डरावना बना रही थी। लोग फुसफुसाते थे कि यह किसी चुड़ैल का काम है, कोई ऐसी चीज जो गांव की खूबसूरती को निगल रही है, लेकिन कोई भी यकीन से कुछ नहीं कह पा रहा था। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, अगला नंबर किसका होगा? और यह सब कर कौन रहा था? गांव में जब हर तरफ उदासी और डर का माहौल था, तब एक दिन एक नई लड़की आई। उसका नाम था रेशमा। कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आई थी। वो बहुत ही शांत और सुंदर थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होंठों पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान। गांव के किनारे पर एक पुरानी टूटी फूटी कोठरी थी, जिसे कोई किराए पर नहीं लेता था। रेशमा ने वही कोठरी किराए पर ली और वहीं रहने लगी। पहले पहल तो गांव वालों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सब अपने डर में डूबे थे। पर धीरे धीरे गांव की औरतों की नजर उस पर पड़ने लगी। रेशमा इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता। उसकी त्वचा जैसे चांद की रोशनी से बनी थी और बाल काले घने बादल जैसे। गांव की औरतें, खासकर जवान लड़कियां, रेशमा से बात करने उसके घर जाने लगीं। रेशमा सबसे बड़े प्यार से मिलती। वो सबकी बातें सुनती, उन्हें सलाह देती और कभी कभी उनके बालों में तेल भी लगाती। उसकी बातों में एक अजीब सा जादू था। कोई उससे बात करता तो ऐसा लगता जैसे वो उसकी सारी परेशानियां समझ रही हों। अरे रेशमा दीदी, आपके बाल कितने सुंदर हैं, एक दिन रीना ने कहा, जो अपनी सहेलियों के साथ रेशमा से मिलने आई थी। हां, मेरी मां कहती हैं कि मेरे बाल कभी लंबे नहीं होते, दूसरी लड़की गीता बोली। रेशमा मुस्कुराई। बाल लंबे क्यों नहीं होंगे? मैं तुम्हें एक नुस्खा बताऊंगी। वो सबको कुछ ना कुछ बताती, कोई देसी नुस्खा, कोई टोटका, और गांव की औरतें उसकी बातों से प्रभावित हो जाती। लेकिन एक बात अजीब थी। रेशमा से मिलने के बाद हर लड़की के चेहरे पर थोड़ी थकान सी दिखती, जैसे उनकी सारी ऊर्जा खींच ली गई हो। और कुछ दिनों बाद उनमें से कुछ को लगने लगता कि उनकी सुंदरता पहले जैसी नहीं रही। किसी को लगता कि उसके बाल पहले जैसे नहीं हैं, किसी को लगता कि उसकी त्वचा मुरझा गई है। पर वे इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, सोचती कि शायद यह मौसम का असर है या फिर चिंता का। रेशमा की मौजूदगी से गांव में एक अजीब सी खामोशी तो छाई थी, पर कोई उसका मतलब नहीं समझ पा रहा था। वो बस अपनी मुस्कान से सबका दिल जीत लेती थी। क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक था या कुछ और? यह सवाल अभी भी हवा में तैर रहा था। एक दिन गांव में एक चौंकाने वाली घटना हुई। जो लड़की पिछले हफ्ते लापता हुई थी, सीमा, वो अचानक वापस लौट आई। गांव वाले हैरान रह गए। सब भागकर उसे देखने आए, पर सीमा को देखकर सब सहम गए। वो सीमा थी, पर उसकी शक्ल वैसी नहीं थी जैसी लोग उसे याद करते थे। उसकी आंखें छोटी और धंसी हुई थीं, होंठ पतले और रंगत फीकी। मैं सीमा ही हूं मां, उसने अपनी मां को गले लगाते हुए कहा, पर उसकी आवाज भी कुछ बदली बदली सी थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। उसकी मां ने उसे गले तो लगाया, पर उनके चेहरे पर खुशी की जगह एक अजीब सा डर था। तू इतनी बदल कैसे गई? उसकी मां ने पूछा। उनके हाथ कांप रहे थे। पता नहीं मां, शायद मैं बीमार हो गई थी,
सीमा ने बेरुखी से जवाब दिया। गांव के लोग धीरे धीरे वहां से हटने लगे। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, पर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। मुखिया जी भी वहां थे। उन्होंने सीमा से कई सवाल पूछे, पर सीमा बस यही कहती कि उसे कुछ याद नहीं। वो बस कहीं बेहोश पड़ी थी और फिर होश आया तो अपने घर के पास थी। रात होते होते पूरे गांव में यह बात फैल गई, ये सीमा नहीं है। कुछ लोग दबी जबान में कहने लगे, इसकी आंखें वैसी नहीं हैं, इसका चलने का तरीका भी बदल गया है। दादी सावित्री, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थीं, उन्होंने अपने पोते से कहा, यह किसी चुड़ैल का काम है। मैंने सुना है ऐसी कहानियां जो लड़कियों की सुंदरता चुरा लेती हैं। कुछ जवान लड़कियां जो रेशमा से मिलने जाती थीं, उनकी बात पर ध्यान दे रही थीं। उन्हें याद आया कि रेशमा से मिलने के बाद उन्हें भी अपनी खूबसूरती में कुछ कमी महसूस हुई थी। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या रेशमा का इस सबसे कोई लेना देना था? लोगों के मन में शक के बीज बो दिए गए थे। क्या सीमा के साथ जो हुआ वो भी उसी चुड़ैल का काम था जिसकी कहानियां सदियों से चली आ रही थीं? या फिर यह सिर्फ उनका डर था जो उन्हें यह सब सोचने पर मजबूर कर रहा था? गांव में एक नया डर फैल गया था। अब सिर्फ लड़कियों के गायब होने का नहीं, बल्कि उनके बदलकर लौटने का भी। जब सीमा के लौटने की बात गांव में पूरी तरह फैल गई और लोग उसके बदले हुए रूप को देखकर घबरा रहे थे, तब गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी सावित्री अपनी खाट पर बैठी हुक्का पी रही थीं। उनकी उम्र 100 के पार थी और उन्होंने अपने जीवन में गांव की कई पीढ़ियों को बदलते देखा था। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग उनके पास सलाह लेने गए। दादी, ये क्या हो रहा है? सीमा जैसी लड़की ऐसे कैसे बदल सकती है? मुखिया जी ने पूछा। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी थीं। दादी सावित्री ने एक लंबी सांस ली और हुक्का नीचे रखा। उनकी आवाज धीमी थी, पर उसमें एक अजीब सी गहराई थी। यह वही नायरा है, उन्होंने कहा। 100 साल पहले हमारे पड़ोस के गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम नायरा था। वो बहुत बदसूरत थी, इतनी बदसूरत कि लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। उसे अपनी इस बदसूरती से बहुत नफरत थी। गांव वाले ध्यान से सुन रहे थे। दादी ने आगे बताया, उसने अपनी बदसूरती से तंग आकर तंत्र विद्या सीखनी शुरू की। वो इतनी बुरी विद्या थी कि इंसान को शैतान बना देती है। उसने ये विद्या सिर्फ इसलिए सीखी ताकि वो दूसरों की सुंदरता चुरा सके। वो लड़कियों के चेहरों को अपनी चमड़ी पर पहन लेती थी। वो एक चेहरे से ऊब जाती तो दूसरा चेहरा पहन लेती। दादी, ये तो बस कहानियां हैं, एक युवा ने हंसकर टाल दिया। ऐसा थोड़ी ना होता है। हां दादी, शायद यह बस हमारे मन का वहम है, दूसरे ने कहा। दादी सावित्री ने अपनी सूजी हुई आंखों से उन्हें देखा। वहम नहीं है। जब मैं छोटी थी, मेरी दादी ने मुझे यही कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि नायरा की आत्मा आज भी भटकती है और जब उसे कोई बहुत सुंदर लड़की दिखती है तो वो उसे अपना शिकार बनाती है। गांव वाले हंसकर टाल गए। उन्हें लगा कि दादी बुढ़ापे में बहकी बहकी बातें कर रही हैं। किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया सिवाय रेशमा के। रेशमा उस वक्त वहीं पास से गुजर रही थी और उसने दादी की सारी बातें सुन ली थीं। उसकी निगाहें तब बहुत गहरी हो गईं। उसकी सुंदर आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक आई और फिर वो तुरंत गायब हो गई। उसने पलटकर किसी की तरफ नहीं देखा और चुपचाप अपनी कोठरी की तरफ चली गई। दादी सावित्री ने उसकी तरफ देखा और एक लंबी सांस ली। उन्हें कुछ अजीब लगा था, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या दादी की बात सच थी? और अगर हां, तो क्या रेशमा का नायरा से कोई संबंध था? यह सवाल गांव वालों के दिमाग में अभी भी नहीं आया था, पर आने वाला था। रात का दूसरा पहर था। चांदनी रात थी, पर गांव में खामोशी इतनी गहरी थी कि एक पत्ता भी हिले तो सुनाई दे जाए। मीना, गांव की एक जवान और हिम्मत वाली लड़की, अपनी छत पर बैठी थी। उसके दिमाग में दादी सावित्री की बातें घूम रही थीं और साथ ही सीमा का बदला हुआ चेहरा। उसे रेशमा पर शक हो रहा था। उसे याद था कि रेशमा से मिलने के बाद उसकी दोस्त नेहा के बालों का रंग उड़ गया था और काजल की आंखें अजीब सी हो गई थीं। मीना ने मन बना लिया था, वो रेशमा के राज का पता लगाएगी। चुपके से वो अपनी छत से उतरी और गांव के किनारे वाली रेशमा की कोठरी की तरफ चल दी।
रास्ते में उसे एक भी कुत्ता नहीं भौंका, जैसे सब डर गए हों। कोठरी के पास पहुंचकर मीना ने देखा कि अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। वो दीवार के पास दबे पांव गई और एक छोटी सी टूटी खिड़की से अंदर झांका। जो उसने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर का नजारा ऐसा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दीवार पर कई खूबसूरत चेहरों की खाल टंगी हुई थी, जैसे कि वो कोई नकाब हो। हर खाल में एक अलग तरह की सुंदरता थी। किसी की आंखें बड़ी और सुंदर थीं, किसी के होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे थे और किसी के बाल घने काले। मीना का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी सांस अटक गई। तभी उसने देखा रेशमा एक मेज के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक खाल थी। वो खाल किसी जवान लड़की की लग रही थी, बहुत ही सुंदर। रेशमा ने उस खाल को अपने चेहरे पर रखने की कोशिश की, जैसे वो उसे पहनना चाहती हो। वो आईने में खुद को निहार रही थी। रेशमा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी। अब मैं फिर से जवान और सुंदर लग रही हूं। मीना के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। ये सब क्या था? ये तो वही चुड़ैल थी जिसके बारे में दादी सावित्री ने बताया था। वो लड़कियों के चेहरे चुराकर पहनती थी। रेशमा ने उस खाल को अपने चेहरे पर कसकर चिपकाया। मीना को लगा जैसे उस खाल में से कुछ काला धुआं निकलकर रेशमा के शरीर में समा रहा हो। रेशमा का चेहरा बदल रहा था। वो और भी सुंदर और भी जवान दिख रही थी। यह किसी जादू से कम नहीं था। मीना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे यहां से भागना था। उसे पूरे गांव को यह बात बतानी थी। उसने खिड़की से जो देखा था वो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक पल था। उसे लगा कि अगर वो एक पल भी यहां रुकी तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। वो चुपचाप वहां से भागना चाहती थी, पर शायद उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जैसे ही उसने एक कदम पीछे हटाया, जमीन पर पड़ी एक सूखी टहनी उसके पैर के नीचे आकर टूट गई। कटक की आवाज से खामोशी टूट गई। अंदर रेशमा ने तुरंत सर घुमाया। उसकी आंखें, जो अभी सुंदरता के नशे में चमक रही थीं, अब शिकार को देख रही थीं। कौन है वहां? उसकी आवाज में एक अजीब सी खड़खड़ाहट थी, जैसे वो एक ही साथ कई आवाजों में बोल रही हो। मीना का शरीर जैसे जम सा गया। उसे लगा कि वो हिल भी नहीं सकती। रेशमा धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ी। मीना ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि अब उसका अंत आ गया है। रेशमा ने खिड़की के पास आकर देखा, पर मीना तब तक हिम्मत जुटाकर भागना शुरू कर चुकी थी। वो इतनी तेजी से भागी कि अपनी सांस भी नहीं ले पा रही थी। रुक जा मीना, तू मेरा अगला निशाना है। रेशमा की आवाज उसके पीछे से आई और उस आवाज में एक भयानक हंसी मिली हुई थी। मीना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस भागती रही अपने घर की तरफ। अचानक गांव में बिजली गुल हो गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। पूर्णिमा की रात थी, पर घने बादलों ने चांद को ढक लिया था। चारों तरफ घना अंधेरा था। मीना को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस अंदाजे से भाग रही थी। उसी समय गांव की खामोशी को चीरती हुई एक चीख गूंजी। वो चीख मीना की थी। भयानक, दर्दनाक चीख, जो पूरे गांव में गूंज उठी और फिर अचानक बंद हो गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ी, तो लोगों ने देखा कि गांव के चौक के पास मीना की लाश पड़ी थी। पर जो नजारा था वो दिल दहला देने वाला था। मीना का चेहरा नहीं था। उसकी लाश पर एक कपड़ा ढका हुआ था, पर कपड़े के नीचे चेहरा नहीं था, बस एक खाली जगह थी। गांव वाले डर के मारे कांप उठे। उन्हें समझ आ गया था कि दादी सावित्री की बात सच थी। वो नायरा लौट आई थी और इस बार उसने मीना को अपना शिकार बनाया था। गांव में अब कोई भी सुरक्षित नहीं था। यह डर अब सिर्फ मन में नहीं, बल्कि आंखों के सामने था। अब सवाल यह था कि इस चुड़ैल से कैसे बचा जाए। मीना की लाश मिलने के बाद पूरे गांव में हाहाकार मच गया। अब कोई शक नहीं था कि रेशमा ही वो नायरा थी जिसकी कहानी दादी सावित्री ने सुनाई थी। गांव वाले अपनी बेटियों को लेकर घरों में दुबक गए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि रेशमा की कोठरी के पास जाए, पर दादी सावित्री ने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें पता था कि इस चुड़ैल को रोकना होगा, वरना यह पूरे गांव को निगल जाएगी। दोपहर में दादी सावित्री ने गांव के मुखिया और कुछ जवान मर्दों को अपने पास बुलाया।
हमें उसे रोकना होगा, उन्होंने अपनी बुजुर्ग आवाज में कहा। मैंने अपनी दादी से सुना है कि ऐसी आत्माओं को सिर्फ आग से ही खत्म किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ आग से नहीं, तंत्र मंत्र की आग से। दादी ने उन्हें पुराने जमाने के कुछ मंत्र बताए और कहा कि रेशमा की कोठरी को चारों तरफ से घेर कर उसमें आग लगा दें। रात होने का इंतजार किया गया। जब अंधेरा घना हो गया और गांव की हर गली में सन्नाटा पसर गया, तब दादी सावित्री, मुखिया और कुछ बहादुर जवान रेशमा की कोठरी की तरफ बढ़े। दादी ने कुछ मंत्र पढ़ते हुए कोठरी के चारों तरफ एक घेरा बनाया। अब आग लगा दो, दादी ने हुक्म दिया। जवानों ने सूखी लकड़ियां और घास इकट्ठा करके कोठरी के चारों तरफ रखी और उसमें आग लगा दी। आग तेजी से फैली, कोठरी से धुआं निकलने लगा। तभी अंदर से एक भयानक चीख गूंजी। यह रेशमा की चीख थी। उसकी आवाज में दर्द, गुस्सा और हार का मिश्रण था। तुम मेरे सौंदर्य को जला रहे हो, पर मैं लौटूंगी, मैं लौटूंगी। उसकी चीखें दूर तक गूंजी, रात के सन्नाटे को चीरती हुई। आग की लपटें ऊंची उठने लगीं। रेशमा की चीखें धीरे धीरे धीमी पड़ती गईं और फिर बंद हो गईं। पूरी कोठरी जलकर राख हो गई। गांव वालों ने अगले दिन राख में कोई निशान नहीं पाया, जैसे रेशमा कभी वहां थी ही नहीं। गांव शांत हो गया। लोगों ने चैन की सांस ली। उन्हें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। पर दादी सावित्री जानती थीं कि बुरी आत्माएं इतनी आसानी से नहीं मरती। आज भी मधुपुरा गांव में हर पूर्णिमा को जब चांद पूरा होता है, तब कोई ना कोई लड़की अपने आईने में अपनी शक्ल बदलती हुई देखती है। कभी उसकी आंखें थोड़ी छोटी हो जाती हैं, कभी उसके बाल थोड़े अजीब हो जाते हैं और कभी उसकी त्वचा का रंग थोड़ा फीका पड़ जाता है। वे डर जाती हैं, पर किसी को कुछ बताती नहीं। वे बस इतना जानती हैं कि नायरा की आत्मा शायद कभी पूरी तरह मरी नहीं है। वो आज भी कहीं भटकती है और अपनी अधूरी प्यास बुझाने के लिए नए चेहरों की तलाश करती है। क्या यह बस उनका वहम है या नायरा सच में लौट आती है? यह सवाल आज भी मधुपुरा गांव में हवा में तैरता है, एक अनकहे डर की तरह। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की डरावनी कहानी? क्या आपकी रूह कांप गई या कुछ और भी डरावनी कहानियों का इंतजार है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा? क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है? अगली कहानी किस बारे में सुनना चाहेंगे? आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहम हैं। वो हमें और बेहतर कहानियां सुनाने की प्रेरणा देते हैं। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि अगली बार की डरावनी रात मिस ना हो जाए।